नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन में। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, जहां हम बात करते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जिस दौरान वह देहरादून में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। 213 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का यह कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा में लगने वाला समय 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाविषुबा संक्रांति की बधाई दी है। इस विशेष अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार भक्ति, समरसता और ऋतु परिवर्तन के मूल्यों को दर्शाता है। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती आज। इस मौके पर नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहेब को नमन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहेब ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष को समर्पित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं। आज वे गांधीनगर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर गांधीनगर के लोक भवन में आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव में भाग लेंगी और पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू कल से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वे कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अपने दौरे की शुरुआत वे कालीगंज और रायगंज विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो से करेंगे। इसके बाद अमित शाह गंगारामपुर, तपन और कुमारगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद मानीकचक और मोथाबारी में दूसरी जनसभा और फिर गाजोल और हबीबपुर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में 3 रैलियां करेंगे। उनके चुनावी दौरे की शुरुआत रायगंज से होगी। बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा विधायक दल की आज बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इस बैठक के बाद बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चेन्नई में घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। राज्य में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डॉक्टर DRDO 15 से 18 अप्रैल तक बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि DRDO सतह से वायु में भेदने वाली मिसाइल आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, कावेरी इंजन का रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल, बैलिस्टिक हेलमेट और कई अन्य रक्षा उत्पादों के विस्तृत मॉडल और उत्पादों का प्रदर्शन करेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव के बीच भारतीय जहाज जगविक्रम 20,400 मीट्रिक टन LPG लेकर आज कांडला पोर्ट पहुंचेगा, जिससे देश में गैस आपूर्ति मजबूत होगी। LPG जहाज जगविक्रम 11 अप्रैल को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गया था। इस जहाज में 24 नाविक सवार। ये मार्च की शुरुआत के बाद फारस की खाड़ी से निकलने वाला नवा भारतीय जहाज है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान में फंसे वलसाद और नवसारी के 72 भारतीय मछुआरे सुरक्षित स्वदेश लौटे। उनकी वापसी से परिवारों ने राहत की सांस ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में यूरोपीय पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और यूरोपीय संसद सदस्य मैनफ्रेड वेबर से मुलाकात की।
इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ संबंधों में सकारात्मक गति बनाए रखने और जल्द भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी देने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन और कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल अहमद अल सबहा से की बातचीत। डॉक्टर एस जयशंकर की इस चर्चा का मुख्य फोकस पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, उसके क्षेत्रीय प्रभाव और वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री अनवर बिन हिलाल बिन हमदौन अल जाबरी से फोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत ओमान CEPA के अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बैंकॉक में आयोजित बैंकॉक 2026 विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत पूरे राष्ट्र के गौरव को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी जीतते हैं तो देश की जीत होती है और हर भारतीय उस गौरव का भागीदार होता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार की एक योजना के तहत लगभग 800 स्कूलों को आदर्श शैक्षणिक संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और नवीन शिक्षण विधियों के साथ विकसित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि के बदले नौकरी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज FIR और RJD के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दायर आरोप पत्रों को रद्द करने से किया इनकार। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे न्यायिक अधिकारियों को विधानसभा चुनाव तक सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश पीठ ने कहा कि अदालत की अनुमति के बिना सुरक्षा वापस नहीं ली जा सकती। ये फैसला मालदा के न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना के बाद आया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान केंद्रों पर फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि इसे मौजूदा चुनावों में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य के लिए इसकी व्यवहार्यता पर विचार जरूरी है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पुलिस रेड के दौरान एक छात्र के कमरे से नकली नोट, कारतूस और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। AMU के प्रॉक्टर मोहम्मद नावेद खान ने बताया कि आरोपी छात्र ने 2 अलग-अलग समय पर दाखिला लिया था और उसके 2 नामांकन नंबर मिले। जांच में फर्जी दस्तावेज मिले, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में हरदोई के सिटी मोटर वर्कशॉप में देर रात लगी आग, जिसे 4 फायर टेंडर की मदद से बुझाया गया। आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग के कारणों की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी दिल्ली में लगभग 40 लाख रुपए की लूट की साजिश रचने के आरोप में पति, पत्नी और उनके एक करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। नोएडा में नोएडा अथॉरिटी की हाई पावर कमेटी ने श्रमिक आंदोलन पर बैठक की। अधिकारियों ने कहा कि मजदूरों की वेतन बढ़ाने की मांग पर विचार किया जा रहा है और सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। सोमवार को दिग्गज गायिका आशा भोसले का मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पमाला भेजकर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अर्पित किया। एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे सहित कई नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सिक्किम में आज गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में आज 18 और 19 अप्रैल को तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा असम और मेघालय में 17 से 19 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। IMD के मुताबिक आज से महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में भयानक गर्मी पड़ने वाली है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक और सीधा लिए चलेंगे आपको तमिल नववर्ष के मौके पर ये ताज़ा तस्वीरें। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और साथ ही साथ पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। तमिल नववर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात और यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो उपराष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल नववर्ष पर उपराष्ट्रपति आवास पहुंचे। पीएम ने वहां पूजा अर्चना की। ये ताज़ा तस्वीरें वहीं की हैं। तमिल नववर्ष पर तमिल नववर्ष तुथाडू के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के आवास पर पहुंचे हैं और यहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल नववर्ष पुताडू के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति आवास पहुंचे हैं और ये ताज़ा तस्वीरें वहीं की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती की है और पूजा अर्चना की है। और ये मौका है पुथाडू का, जो कि तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के आवास पर पहुंचे हैं, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। तमिल नववर्ष, जिसे पुथाडू या वरुषा पिरुप्पू के नाम से भी कहा जाता है, आज के दिन मनाया जा रहा है। ये तमिल कैलेंडर के चिथिरई महीने का पहला दिन है, जो नए साल में समृद्धि और फसलों की कटाई की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन लोग पारंपरिक पूजा, कोलम यानी कि जिसे हम रंगोली कहते हैं, और विशेष व्यंजनों से के साथ इस तमिल नववर्ष को मनाते हैं। एक नई शुरुआत का दिन और साथ ही साथ नया साल, नई समृद्धि, फसलों की कटाई, इसका प्रतीक माना जाता है। आज के दिन का एक विशेष महत्व है, क्योंकि तमिल संस्कृति के लिए ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और होता क्या है, यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। सुबह जल्दी उठकर यहाँ स्नान करने के बाद लोग अपने घर की सफाई करते हैं और रंगोली बनाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आवास पहुँचे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी देवी देवताओं की यहाँ चित्र हैं और यहाँ पूजा अर्चना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ आरती भी की और तमिल नव वर्ष की शुरुआत आज से हो रही है। खास महत्व है इस दिन का, जिसे आज मनाया जा रहा है। पुथांडू तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला ये एक बेहद ही खास त्यौहार है और इस दिन को तमिल नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। तमिलवासी इस दिन को बेहद ही हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। और ये जो दिन है वो चितरई नामक तमिल महीने की शुरुआत का प्रतीक कहा जाता है और सूर्योदय के बाद सूर्यास्त से पड़ने वाली संक्रांति को इस नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और आज ये दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को तमिल नव वर्ष के तौर पे आज मनाया जा रहा है।
एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत कुल 10,000 करोड़ का कोष बनाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत वेंचर और ग्रोथ कैपिटल उपलब्ध कराना है। यह योजना विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाई जा रही है, जो भारत को वैश्विक नवाचार हब बनाने, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित करने, साथ ही आर्थिक मजबूती बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार ने ईंधन आपूर्ति को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक आधिकारिक बयान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि अब पूरे उद्योग में करीब 98% एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से हो पा रही है, जिससे वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुगम बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि देश का फोकस अब बायोलॉजिस्टिक्स, बायोसिमिलर्स और स्पेशलिटी दवाओं पर है, जिसके तहत भारत आने वाले समय में वैश्विक फार्मा सेक्टर में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए कुल लोन में से 60% से ज्यादा महिलाओं के लिए है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय संरचनात्मक रूप से मजबूत और विस्तारवादी दौर में है और अनुकूल वैल्यूएशन के चलते बाजार लंबी अवधि के औसत से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। भारत में ऑफिस लीजिंग वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 10% बढ़कर 21.6 मिलियन स्क्वायर फीट पर पहुंच गई है। ये बीते 5 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि दर है। मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देते हुए अमेरिकी कंपनी जेई एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के साथ एक नया समझौता किया है। इसके तहत भारत ने F404 IN-20 इंजन के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा स्थापित की जाएगी, जो HAL के तेजस फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करते हैं। पाई डेटा सेंटर्स ने घोषणा की है कि वे सेंट्रल मुंबई में 3 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर की शुरुआत करने जा रही है, जो इसका पहला फेज अगस्त 2026 से चालू होगा। भारत के डेटा सेंटर मार्केट की वैल्यू 2030 तक दोगुनी से अधिक बढ़कर $22 अरब तक पहुंचा। बिहार में किसान अब पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर मक्का की खेती और तेजी से रुख कर रहे हैं। बेहतर दाम, कम लागत और सरकारी योजनाओं के चलते मक्का की फसल किसानों के लिए फायदे का सौदा बनती जा रही है। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट वित्त वर्ष 26 में सालाना आधार पर 92.2% बढ़कर 73.73 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान इंडस्ट्री का कुल एसेट बेस 8 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। सरकार कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नियमों में 2027 से 2032 में ढील देने की तैयारी कर रही है। इससे घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए पोर्टर और गिगिन टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रम एवं रोजगार एवं युवा मामला एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि एनसीएस प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए उनकी कौशल क्षमता के अनुरूप रोजगार के अवसर तलाशने का एक प्रभावी और संपूर्ण समाधान बनकर उभरा है। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ANRF सरल AI नामक AI आधारित प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जो जटिल शोध प्रकाशनों को कई भारतीय भाषाओं में सरल समृद्ध सोशल मीडिया सामग्री में बदल देगा। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ANRF
लीप फ्रॉग डेमोन्स्ट्रेटर सामाजिक नवाचार मिशन मोड कार्यक्रम के लिए लॉन्च करेगा, जो विज्ञान का समाज पर प्रभाव पहुंचाएगा। नादिर गोदरेज अपने 25 वर्षों के कार्यकाल के बाद 13 अगस्त को गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद से रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद 14 अगस्त से उन्हें कंपनी के चेयरमैन एमिरेट्स की नई जिम्मेदारी दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले सप्ताह हुई शांति वार्ता के विफल होने के बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी। अमेरिका ने कहा कि ये प्रतिबंध फारस और ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले जहाजों पर लागू होंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के अनुसार महासचिव ने मध्य पूर्व में सभी पक्षों से युद्ध विराम का पालन करने और उल्लंघन रोकने का आग्रह किया है। तेहरान में हजारों लोगों ने ईरानी सरकार के समर्थन में और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका रोक के विरोध में प्रदर्शन किया। लेबनान और इजरायल के दूत आज अमेरिका के वाशिंगटन में मुलाकात करने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत की संभावना पर चर्चा की जाएगी। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने लेबनान सरकार से अमेरिका में लेबनानी और इजरायली प्रतिनिधियों की प्रस्तावित बैठक रद्द करने की मांग की है और इसे निरर्थक बताया है। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस बैठक के जरिए युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। ये बैठक ऐसे दो देशों के बीच हो रही है जो औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति में है। तेहरान पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और शांति समझौते को स्वीकार करने का दबाव डालने के लिए अमेरिकी नौसेना ने सोमवार को सभी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की नाकेबंदी करने की घोषणा की। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया हस्ती रूपर्ट मर्डॉक के खिलाफ दायर किए गए $10 अरब की मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सभी देशों से अपील की है कि वे ऊर्जा का जमाखोरी रोकने और उसके निर्यात पर रोक लगाने से बचें। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली ने ईरान के संकट काल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर भारत सरकार और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर फतली के इस कठिन समय में सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। अंगोला के लोबीटो कॉरिडोर से गुजरने वाली रेलवे लाइन को रविवार को बंद कर दिया गया। इसका कारण पास की नदियों में आई बाढ़ थी। हाल के दिनों में डोमिनिकन गणराज्य में लगभग 30,000 लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के केआर दोनों टीमों के बीच इस सीजन का यह पहला मुकाबला होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अपना 5वां मैच खेलने उतरेंगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से शिकस्त दी। राजस्थान रॉयल्स के लिए डोनावन फरोरा ने 69 और रविंद्र जडेजा ने 45 रन का योगदान दिया। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की। 26 अप्रैल को अहमदाबाद में खेले जाने वाले गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। 21 मई की शाम को चेन्नई में प्रस्तावित रिवर्स मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी की घोषणा कर दी है। आईसीसी के अनुसार टूर्नामेंट की विजेता टीम को $23,40,000 मिलेंगे, जबकि उप विजेता को $11,70,000 की राशि दी जाएगी। महिला T20 विश्व कप की सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को $6,75,000 मिलेंगे, जबकि हर ग्रुप मैच में जीतने वाले को $31,154 दिए जाएंगे। महिला T20 विश्व कप 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होगा, जहां उद्घाटन मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। भारत के गौरव श्रीमंत झा के नॉर्वे के ईर्दफ्योर्ड में आयोजित नॉर्वे पैरा आर्म्स रेसलिंग कप 2026 में 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। गौरव ने फाइनल में पोलैंड के मार्सिन चापलिकी को हराकर ये बड़ी जीत दर्ज की। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैंकॉक में आयोजित विश्व आर्चरी पैरा सीरीज में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को सम्मानित किया। भारत विश्व आर्चरी पैरा सीरीज की अंक तालिका में शीर्ष पर रहा था। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 13 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल थे। भारत में 2027 में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी हो सकती है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत में फॉर्मूला 1 रेस आयोजित करने को लेकर बातचीत लगातार जारी है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।